नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में कल जो है वो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है और वो चली है 5 घंटे। जहां 5 घंटे लंबी मीटिंग चली है बीजेपी की और ये मीटिंग शुरू हुई थी तकरीबन 8 बजे, जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार 1 बजे तक, रात 1 बजे तक चली है। और इस मीटिंग में बीजेपी के कोर कमेटी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद थे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुले और भी 2-3 बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। अब ये मीटिंग जो है, जो रिपोर्ट में पढ़ पा रहा हूँ, इस मीटिंग को विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा करने के लिए, और वो कौन से 10 नाम होंगे जिसको केंद्र को भेजा जाएगा, पहले 10 नाम, उस पर चर्चा हुई। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आए हैं, उसको लेकर के बीजेपी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। और ये 5 घंटे की मीटिंग उसी के लिए हुई थी। क्या कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जिस तरीके से एबीपी माझा की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मैंने बताया, सोचा कि आपसे एक बार साझा किया जाए इसे। एबीपी रिपोर्ट के अनुसार एबीपी माझा, बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक में अगले महीने होने वाले विधानसभा परिषद चुनाव पर विशेष चर्चा हुई। कोर कमेटी ने 10 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इन उम्मीदवारों का चयन आगामी विधानसभा चुनाव के उनकी प्रभावशीलता और ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें और एक चीज नोटिस करने वाली बात है दोस्तों, वो ये है कि इसमें देखा जाएगा, क्या कुछ देखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवारों का अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना प्रभाव है, कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरीके की उनकी इमेज है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और वे विधानसभा चुनाव में जातीय और राजनीतिक समीकरणों को कैसे साध सकते हैं, उनका एक समन्वय, कॉम्बिनेशन कैसे बिठा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद कोर कमेटी की ओर से 10 उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेजे जाएंगे। तो ये तमाम बातों को लेकर के ये मीटिंग हुई है। आप सोचिए कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होती है जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं, और ये मीटिंग 8 बजे स्टार्ट होती है और रात को 1 बजे तक चलती है। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बीच में भी कई बैठकें हुई, तो 40 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे तक लगभग ज्यादा मीटिंग हुई, लेकिन ये 5 घंटे की मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि सभी को इंतजार था कि जिस तरीके से नुकसान हुआ है, क्या बीजेपी नई रणनीति तैयार करेगी, क्या कुछ उनका नया प्लान होगा, उन सब को लेकर के तो लगता है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खैर, मैं आगे आपको बताता हूं कि और क्या कुछ हुआ है। अभी जो बीजेपी के सांसद हैं, 2019 में टोटल जो बीजेपी के सांसद थे वो थे 23, जो घटकर 2024 में पहुंच गए हैं 9। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आप मंथन भी करे और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति भी तैयार करे। तो अब किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, उसको लेकर बातचीत हुई है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल पैदा हो रहा है कि महायुति की तरफ से सीएम पद का, यानी सीएम पद का चेहरा कौन होगा। और इन्हीं बातों को लेकर के महाराष्ट्र, मुंबई के कई सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो आए दिन जो बीजेपी के बड़े नेता उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ, चंद्रशेखर बावनकुले के पास जब मीडिया रिपोर्टर्स पहुंचे तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा कि क्या मायावती की तरफ से इस बार महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा, फेस कौन हो सकता है। इस पर चंद्रशेखर बावनकुले ने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि सीएम फेस का चेहरा जो है वो हमारा केंद्र के जो शीर्ष के नेता हैं वो कॉल लेंगे, साथ ही साथ जो गठबंधन के दल के नेता हैं वो कॉल लेंगे, आपसी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। तो क्या इस बार एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि अगर महायुति अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो क्या सीएम का चेहरा कोई नया भी हो सकता है, बदला भी जा सकता है। ऐसे भी कई सारे सवाल हैं। लेकिन वहीं हम बात करें एमवीए गठबंधन की, तो एमवीए गठबंधन की तरफ से आज, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि शरद पवार की तरफ से आज क्लियर ये कह दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन के साथ लड़ने के लिए हमने 10 सीटों पर समझौता कर लिया था, कम सीटें मिली फिर भी हम लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम जो है सीटें मांगेंगे, हमें सीटें ज्यादा चाहिए। ऐसा एक इशारा भी जो है वो संकेत जो है वो शरद पवार की जो एनसीपी उनकी तरफ से दे दिया गया है। और शरद पवार की एनसीपी से ये भी कहा गया है कि जो कहा गया, ये तो सभी जानते हैं कि जो सीटें बटी थी सबके बीच में, उसमें 10 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी पार्टी लड़ी थी और 8 सीटें जीत के ले गई। जितनी भी पार्टियां लड़ी उसमें सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट शरद पवार की पार्टी का था। तो शरद पवार ने ये की तरफ से ये बात कही गई उनकी पार्टी की तरफ से। अब उनके सहयोगी दल को लेकर के सुबह से आशंका जताई जा रही थी कि अब उनके सहयोगी दल क्या करेंगे,
उद्धव ठाकरे ग्रुप क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेंगे, शरद पवार ने मुसीबत खड़ी कर दी है। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी संजय राउत की, जहां उनसे यही सवाल किया गया और संजय राउत को मैंने देखा बहुत ही शालीनता से और बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बोला कि 288 सीट है महाराष्ट्र में और ये बहुत ज्यादा सीट है और हम लोग आराम से इन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और जहां तक बात रही शरद पवार की, तो उन्होंने ये क्लियर किया कि शरद पवार हमारे एमवीए के मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और हमारे वो नेता हैं। तो ये तमाम बातें जो है संजय राउत क्लियर करते हुए नजर आए और इन बातों से या ऐसे किसी दावों से बिल्कुल भी विचलित दिखे नहीं। तो इससे एक ये भी मैसेज आ रहा है कि एमवीए गठबंधन जो है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी जहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान ये सब मौजूद थे, वहां पे क्लियर इन तीनों शीर्ष नेताओं के सामने इन्होंने कहा था सबने कि हम मिलकर एमवीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो भले शरद पवार ने ये बात कही हो, इससे एमवीए गठबंधन के नेताओं को कुछ फर्क पड़ते इतना दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इन्हें आपस में पता है कि 228 सीटें और हमें आपस में किस तरीके से इन सीटों का बंटवारा करना है। लेकिन यही अगर हम बात करें महायुति की तरफ, तो शरद पवार की तरफ से सीटों की संख्या नहीं बताई गई है। ये बात जरूर कही गई उनकी पार्टी की तरफ से कि हम एमवीए गठबंधन के साथ बैठेंगे और सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे, लेकिन लोकसभा की तरह नहीं होगा कि कम सीटें मिले और हम समझौता करें, इतनी बात कही गई है। लेकिन महायुति की जो पार्टी है, जिसमें एकनाथ शिंदे है, अजित पवार की एनसीपी है और बीजेपी है, वहां से लेकिन नेताओं ने क्लियर नंबर लेकर के बोला है कि हमें इतनी सीटें चाहिए। जैसा कि रामदास कदम के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 100 सीटों की डिमांड कर दी है कि कम से कम एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको महाराष्ट्र में 100 सीटें मिलनी चाहिए। अब कैसे मिलनी चाहिए आप देखिए, बीजेपी 28 सीट पर लड़के 9 सीट जीतती है, 15 सीट पर लड़ करके एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीट जीतती है और वही अजित पवार जो है 4 से 5 सीट उनके पास थी, इसमें से 1 सीट जीत के लाए। तो स्ट्राइक रेट के मामले में एकनाथ शिंदे अपने बाकी सहयोगी दलों से बेहतर दिखते हैं। इसीलिए जो पार्टी के शीर्ष के नेता हैं, उनकी ये तरीके से एक मांग बनती जा रही है कि 100 सीटें जो है वो 288 में से वो एकनाथ शिंदे को मिले, क्योंकि उनका लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने सहयोगियों के मुकाबले। अब वही बात आगे फंसती है कि क्या एनसीपी भी ऐसा चाह रही है अजित पवार की, क्योंकि छगन भुजबल ने तो 80 से 90 सीटें मांगी हैं। अब जब सीटों का बंटवारा करने बैठेंगे तो इन्हीं डिमांड के साथ अगर सहयोगी दल बीजेपी के साथ बैठते हैं तो फिर थोड़ी सी, या बहुत कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल बीजेपी को हो सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, तो ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महायुति के लिए जो 5 घंटे की मीटिंग हुई है, शायद उसमें ये चर्चा भी हुई हो कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, क्योंकि सीटों का बंटवारा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो महायुति के लिए बन सकता है। हाँ, आज कुछ ऐसी खबरें भी आई जिससे महाराष्ट्र सरकार की थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीड़ में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के कुछ ओबीसी समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे सरकार से लिखित में लेने के लिए कि उनके आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शरद पवार जो हैं वो लगातार इस लड़ाई में एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो वो अपने विरोधियों को घेर रहे हैं, कभी किसानों के साथ बैठक करके, कभी आरक्षण के मामले को लेकर के, कभी केंद्र पर निशाना साध के, और वहीं अपने सहयोगी दलों को भी ये इशारा दे रहे हैं साथ ही साथ कि इस बार लोकसभा इलेक्शन की तरह कम सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार जो है मामला अलग होगा, क्योंकि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो अपना गढ़ निकाल के लेके आने में सक्षम तो है ही, साथ ही साथ वो ऐसे नेता हैं कि विरोधियों के भी गढ़ में जो है जाकर के सेंध लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो ऐसे नेता हैं कि जहां उनका गढ़ नहीं है वहां से भी 20 से 25% के करीब वो वोटों को जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए शरद पवार एक बड़ा फैक्टर बनते दिख रहे हैं। और वहीं महायुति गठबंधन की तरफ से संजय राउत ने बोल ही दिया है कि वो मार्गदर्शक हैं, बड़े नेता हैं और उनके साथ हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ हम लोग खड़े हैं, हमारा गठबंधन एक ही है। और 5 घंटे की जो मीटिंग हुई है बीजेपी की, वो ये दिखा रही है कि काफी कुछ करना बाकी है। और इस लंबी चली मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम भी किस किस तरीके से इस बार चुनाव होंगे, नाम किस तरह सेलेक्ट किए जाएंगे, उसके बारे में भी ये रिपोर्ट आई, वो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।